हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द मनूज वर्ल्ड। तो आज मैं लेकर आई हूँ सिविल इंजीनियरिंग की वीडियो। तो ये है HPSC जेई सॉल्व क्वेश्चन पेपर। तो जो भी स्टूडेंट जेई सिविल की प्रेपरेशन कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो ये मेरी फर्स्ट वीडियो है क्वेश्चन पेपर सीरीज़ की। अगर इस वीडियो में अच्छा रिस्पांस मिला तो मैं इस सीरीज़ की और वीडियोस लेकर आऊँगी और भी सब्जेक्ट वाइज सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड वीडियो अपलोड करूँगी नेक्स्ट टाइम से। सो चलते हैं वीडियो की तरफ। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, एज पर IS 800/2007 यूनिट मास ऑफ स्ट्रक्चरल स्टील इन kg per meter cube for use in design irrespective of its grade may be taken as. So what is the unit mass of structural steel? So its answer is option number B, 7850 kg per meter cube. So it's according to IS 800/2007. IS 800/2007 is a code of practicing in steel structure, and weight of steel bar in per meter length is equal to dia of bar in mm square अपॉन 162.2। और अगर आपने वेट ऑफ स्टील बार निकालना है तो उसके लिए फॉर्मूला है, ये डायरेक्ट फॉर्मूला भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये होता है डाया ऑफ बार अपॉन 162.2 और इंटू अगर आपको लेंथ भी गिवन है बार की तो आप इंटू लेंथ कर देंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन है हमारा, एज पर IS 800/2007 in the design of truss member jointed by welding in the compression depending upon the degree of end restraint provided the effective length of member shall be taken as. So its right answer is 0.721 times the distance between centers of connections. नेक्स्ट है, एज पर IS 456/2000 द फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इन न्यूटन पर mm स्क्वायर फॉर द कैरेक्टरिस्टिक क्यूब कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ 25 न्यूटन पर mm स्क्वायर विल बी। सो फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट क्या होती है? तो फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट होती है 0.7 अंडर रूट ऑफ FCK। अंडर रूट FCK क्या होता है? FCK है कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। तो 0.7 कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बताई है, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ कितनी है? 25 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो 25 0.7 अंडर रूट ऑफ 25 दैट कम्स आउट टू बी 3.50। सो आंसर ऑप्शन नंबर C इज द राइट आंसर। Question number 4th, as per IS 456/2000 in normal circumstances where ambient temperature does not fall below 15 degrees Celsius and where OPC is used and normal curing is done, the stripping time of props in two slabs spanning up to 4.5 meter may be taken as. तो IS 456/2000 के अनुसार सामान्य परिस्थितियों में जहां परिवेश का तापमान 15 डिग्री से नीचे नहीं गिरता है तथा OPC का उपयोग किया जाता है और सामान्यतः क्योरिंग किया जाता है 4.5 मीटर तक फैले स्लैब का प्रोप का स्ट्रिपिंग दिनों में लिया जा सकता है। तो फॉर्म वर्क, तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी, ऑप्शन नंबर B, 7। तो फॉर्म वर्क रिमूवल होता है अगर हमारे कॉलम्स एंड वर्टिकल फेसेस ऑफ स्ट्रक्चरल मेंबर होता है तो 24 to 48 आवर्स में हम रिमूव कर सकते हैं अपने फॉर्म वर्क को। और स्लैब्स के लिए प्रॉप लेफ्ट अंडर हम प्रॉप्स को रहने देते हैं तो 3 डेज में और बीम्स में हम 7 डेज में। रिमूवल ऑफ प्रॉप्स ऑफ स्लैब, तो स्लैब में हम अगर 4.5 मीटर तक स्पैन है तो 7 डेज में रिमूव करेंगे। स्लैब स्पैनिंग ओवर 4.5 मीटर तो 14 डेज में करेंगे। यहाँ पे हमें 4.5 मीटर पूछा है तो 7 डेज में हम रिमूव करेंगे। रिमूवल ऑफ प्रॉप्स ऑफ बीम्स एंड आर्चेस, तो अगर हमारा स्पैन बीम और आर्चेस का अप टू 6 मीटर है तो 14 डेज में रिमूव करेंगे। और अगर हमारा जो स्पैन है बीम और आर्च का वो है ओवर 6 मीटर देन 21 डेज में रिमूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5th, in which of the following pairs both tree yields soft wood? तो आपको पता ही होगा चीर एंड देवदार yields soft wood. नेक्स्ट,
Option number A is the right answer. Next, question number 6. The pitch of a truss having effective span of 6 meter and height of 1.5 meter will be. तो pitch आपको सभी को पता है, pitch क्या होता है, inclination of roof. तो pitch क्या होगी हमारे यहाँ पे, तो हमें दी हुई है height and height of truss and the span of truss. तो it is height upon base, so it's coming out to be 0.50. तो हमारा जो tan थीटा होता है इंक्लिनेशन, तो वो होता है हमारा बेस अपॉन वो होता है हमारा हाइट अपॉन बेस. तो हाइट है 1.5 और अपॉन 3, दैट कम्स आउट टू बी 0.5. वेरी सिंपल. Question number 7. Weight of cement in standard bag of cement available in the open market is. ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर. 50 kg नेट. और यूनिट वेट जो होता है, डेंसिटी जो होती है सीमेंट की होती है 1440 1440 होती है. वॉल्यूम ऑफ वन बैग ऑफ सीमेंट होता है 0.0347 क्यूबिक मीटर. तो कितना होता है वॉल्यूम ऑफ वन बैग ऑफ सीमेंट, दैट इज 0.035 भी ले सकते हो आप इसको राउंड ऑफ करके. क्वेश्चन नंबर 2. स्पेसिफिक ग्रेविटी. स्पेसिफिक ग्रेविटी का क्वेश्चन पूछा गया है. क्वेश्चन नंबर 8. प्रेशर ऑफ 10 मीटर हेड ऑफ ऑयल हैविंग स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.90 इज इक्वल टू. तो इसका जो राइट आंसर है ये है ऑप्शन नंबर बी 88.29 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. ठीक है. प्रेशर of 10 meter head of oil having specific gravity of 0.90 is equal to 88.29 kilonewton per meter square. तो यहाँ पे मैंने सॉल्व किया है नीचे. स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है हमारी? स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है हमारी रो ऑफ सब्सटेंस टू डेंसिटी ऑफ रेफरेंस. तो डेंसिटी ऑफ रेफरेंस हम वाटर को लेते हैं, तो डेंसिटी ऑफ ऑयल यहाँ से हम निकाल सकते हैं बाय मल्टीप्लाइंग स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ऑयल विद डेंसिटी ऑफ वाटर. सो इट्स 900 kg पर मीटर क्यूब. देन प्रेशर क्या होता है हमारे पास? प्रेशर का फॉर्मूला होता है डेंसिटी इंटू ग्रेविटी इंटू हाइट. तो डेंसिटी 900 आ गई थी हमारे पास ऑयल की, और जी तो आपको पता है 9.81 होता है, एंड हाइट जो हमें दिया हुआ ऑलरेडी 10 मीटर हेड दिया हुआ है. तो यहाँ पे सॉल्व करके 88.29 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आ जाएगा. है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट ऑफ वाटर वेस्ट वाटर एम्प्लॉयज एरिक्रोम ब्लैक टी एज एन इंडिकेटर. सो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए हार्डनेस. तो क्या होता है? हार्डनेस होता है कैल्शियम कार्बोनेट कंसंट्रेशन इन वाटर mg पर लीटर. तो अगर हमारी जो कैल्शियम कार्बोनेट कंसंट्रेशन 0 to 0.6 होगी तो हमारा जो वाटर होगा वो होगा सॉफ्ट. अगर 61 to 120 होगा तो मॉडरेटली हार्ड होगा. अगर 121 to 180 होगा तो हार्ड होगा. अगर ग्रेटर देन 180 तो वेरी हार्ड होगा वाटर. तो परमिसिबल हार्डनेस फॉर ड्रिंकिंग वाटर कितनी होती है? तो वो होती है 200 mg पर लीटर. ठीक है. परमिसिबल हार्डनेस फॉर ड्रिंकिंग वाटर, ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम्स में पूछा जाता है. तो ये टेबल आप याद रखेंगे क्योंकि इस टेबल से भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि मॉडरेटली हार्ड वाटर में कैल्शियम कार्बोनेट की कंसंट्रेशन कितनी होती है. तो 61 to 120. ओके. सो reduction in volume of soil primarily due to squeezing out of water from the voids is called. तो इसको बोलते हैं प्राइमरी कंसोलिडेशन. ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर. प्राइमरी कंसोलिडेशन में हम कॉम्पैक्शन कैसे करते हैं? बाय रिमूविंग द वाटर. ठीक है. नेक्स्ट है इन विच डिसलाइनेशन प्रोसेस सोलर एनर्जी इज यूज्ड. ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर. सोलर इवेपोरेशन. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4. इन जनरल डेप्थ ऑफ प्लेट गर्डर्स इज केप्ट एज 1/10 to 1/12 ऑफ द स्पैन. ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर. 1/10 to 1/12 होती है. प्लेट गर्डर क्या होता है? प्लेट गर्डर इज अ स्टील बीम that is widely used in bridge construction में यूज होते हैं depending on the design requirements and as per the nature of the structure. Metal thickness for web फ्लैंजेस स्टिफनेस एक्सेट्रा आर डिज़ाइन. तो डिपेंडिंग ऑन द डिज़ाइन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसकी थिकनेस, जो वेब की थिकनेस होगी, फ्लैंजेस की थिकनेस होगी, स्टिफनेस होगी, वो फाइंड आउट की जाएगी. द यूज़ ऑफ द करेक्ट मटेरियल
still having the specified strength and doing the balding are the two main factors to be attended to when developing the plate girder. A plate girder is used when we need deeper section having higher stiffness to carry heavy loads. तो प्लेट गर्डर की रिक्वायरमेंट हमें तब होती है जब हमें डीपर सेक्शन चाहिए होता है, काफ़ी जो डीप बीम चाहिए होता है, तो उसके लिए हम प्लेट गर्डर्स का यूज़ करते हैं और हैवी लोड्स कैरी करने के लिए। तो कितनी होनी चाहिए हमारी जो प्लेट गर्डर की डेप्थ होनी चाहिए, वो होनी चाहिए 1/10 to 1/12 ऑफ द इज फाइटोमीटर इज यूज टू मेज़र। तो फाइटोमीटर जो है ट्रांसपीरेशन के लिए मेज़र करने के लिए यूज़ किया जाता है। फाइटोमीटर जो डिवाइस है फॉर मेजरिंग ट्रांसपीरेशन कंसिस्टिंग ऑफ वेसल कंटेनिंग सॉइल, ठीक है, in which one or more plants are rooted and sealed so that water can not escape only by transmission from the plant. So transmission क्या होता है? Escape of water from plants. So this device is used to measure the transpiration. This device contains a vessel in which plants are rooted and sealed so that water can escape only by transmission from the plant. गिब्स मॉड्यूल इज़ अ टाइप ऑफ रिजिड मॉड्यूलर आउटलेट। तो गिब्स मॉड्यूल जो है वो रिजिड मॉड्यूलर आउटलेट का टाइप है, आपको डायग्राम में दिख रहा होगा। इसमें जो पैरेनल चैनल है उससे वाटर फ्लो करता है इनलेट पाइप में एंड देन राइजिंग पाइप में। जो राइजिंग पाइप है वो हमारी स्पाइरल शेप में है ताकि प्रेशर डेवलप हो सके और देन गोज टू फील्ड चैनल। तो ये जो है इरिगेशन मॉड्यूल है गिब्स मॉड्यूल। तो रिजिड मॉड्यूलर आउटलेट का जो टाइप है ये। नेक्स्ट है कोर वाटरिंग। कोर वाटरिंग क्या होती है? कोर वाटरिंग जो होती है, जो हम फर्स्ट वाटरिंग करते हैं अपनी क्रॉप्स को व्हेन क्रॉप्स इज़ फ्यू सेंटीमीटर हाई। जब हमारी कुछ सेंटीमीटर ग्रोन कर जाती है फसल, तब हम जो पहली वाटरिंग करते हैं उसको इरिगेट करते हैं, तो उसको बोलते हैं कोर वाटरिंग। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट इज when deposit of efflorescence is more than 10% but less than 50% of exposed area of brick, the presence of efflorescence is classified as option number B moderate। तो एफ्लोरेसेंस किसकी वजह से होती है ब्रिक्स में? तो ये होती है आपकी एक्सेस अल्कलाइन की वजह से। एफ्लोरेसेंस क्या होते थे? सिर्फ वाइट सॉल्टी डिपॉजिट्स ऑन द सरफेस ऑफ द। हेलो फ्रेंड्स, तो आपको स्लाइड में जो इमेज दिख रही है ब्रिक वॉल की, तो इसमें जो ब्रिक्स पे वाइट वाइट पैचेस शो हो रहे हैं, ये ड्यू टू एफ्लोरेसेंस की वजह से है। तो एफ्लोरेसेंस किस वजह से होता है? तो एफ्लोरेसेंस होता है एक्सेसिव अल्कलाइन इन ब्रिक्स। तो जब नील होगा तब कोई भी प्रेसिपिटेबल डिपॉजिट्स नहीं होंगे। नेक्स्ट है स्लाइट, नॉट मोर देन 10% एरिया ऑफ ब्रिक कवर्ड विद द थिन डिपॉजिट्स ऑफ सॉल्ट। मॉडरेट कब होगा? जब कवरिंग 50% एरिया ऑफ ब्रिक। हैवी होगा जब कवरिंग 50% और मोर बट अनअकम्पेन्ड बाय पाउडरिंग एंड फ्लेकिंग ऑफ द ब्रिक सरफेस। सीवियर कब होगा? व्हेन देयर इज अ हैवी डिपॉजिट्स ऑफ सॉल्ट अकम्पेन्ड बाय पाउडरिंग एंड फ्लेकिंग ऑफ एक्सपोज्ड सरफेस। नेक्स्ट है हॉरिजॉन्टल कर्व्स ऑन हाईवेज आर प्रोवाइडेड। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। इन सभी कारणों की वजह से हॉरिजॉन्टल कर्व्स प्रोवाइड की जाती है हाईवेज में। फर्स्ट है टू ब्रेक द मोनोटोनी ऑफ ड्राइविंग, सेकंड इज टू डिस्करेज द टेंडेंसी टू इंक्रीज स्पीड, नेक्स्ट वन इज to decrease the mental strain on drivers. Next है when the bituminous surfacing is done on already existing blacktop road or over existing cement concrete road, the type of treatment given is option number A, tack coat। टैक कोट ट्रीटमेंट दी जाती है ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ब्लैक टॉप रोड और ओवर एग्जिस्टिंग सीमेंट कंक्रीट रोड। I hope you find this video helpful, and if you like this video, please do like, share and also subscribe my channel for more videos. Thank you for watching.